हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसी का ये आगे का भाग है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से क्या होता है? तो स्वतंत्र होता है। देखिए, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति को राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राजाध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। लेकिन जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ एक ही व्यक्ति यानी जो राष्ट्रपति है वह राज्य का भी प्रधान होता है और सरकार का भी प्रधान होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति जो है वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे पद से हटा भी सकता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या कैबिनेट के जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इसे अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन जो व्यवस्था है उसका जनक भी कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका जो है वह विश्व का पहला देश है जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया और आगे चलकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध भी हुई है। विश्व में सबसे पहले अमेरिका में ही लिखित संविधान भी की व्यवस्था भी की गई थी। ब्रिटेन में देखिए संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन को संसदीय व्यवस्था का जननी भी कहा जाता है। भारत और फ्रांस में भी संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वह है। संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वह है राजनीतिक दल। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का जो होता है महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजनीतिक दल जो है वह राजनीति चेतना का केंद्र होते हैं और संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास ही घूमती रहती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना तथा अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करना ये राजनीतिक दलों का ही कार्य है। तो संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वह है राजनीतिक दल। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किस शासन में? संसदात्मक सरकार। निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो वह सिद्धांत है व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो यूके की। यूके में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता जो है वह संसदीय सर्वोच्चता की जो संप्रभुता है वह कहाँ है? तो ब्रिटेन यानी यूके में है। देखिए, जो ब्रिटेन है उसके संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। साथ ही संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ब्रिटिश संसद जो है वह सर्वोच्च है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है
संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है नाम मात्र की शक्ति। संसदीय सरकार में जो राज्य के प्रधान होते हैं उनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ये संसदीय सरकार या संसदीय प्रणाली में जो राज्य का प्रधान होता है कौन, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का, उनके पास नाम मात्र की शक्ति है। उनके शक्ति का जो संचालन करती है वास्तविक शक्ति वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो संसदीय सरकार में या संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान तथा सरकार का जो प्रधान होता है वह अलग अलग होता है। संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, किंतु यह सिर्फ संवैधानिक प्रधान होता है और उसे नाम मात्र की शक्ति ही प्राप्त होती है। सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और वही राज्य की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है नाम मात्र की शक्ति। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है संवैधानिक प्रधान। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। संघात्मक संविधान में समानता जो लक्षण है वह है केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान और संविधान की अपरिवर्तनशीलता यानी जटिलता। तो ये क्या है? ये संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण है। केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें जो है वह संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी कारण से भारत में शासन संघात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? मैक्सिको में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था है। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में संसदीय व्यवस्था है। कनाडा और यूके में संसदीय व्यवस्था है। मैक्सिको में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वह आधार है विधायिका और कार्यपालिका संबंध। विधायिका और कार्यपालिका संबंध जो है वह संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए, जो संसदात्मक व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो विधायिका और कार्यपालिका का जो संबंध है वही विभाजित करता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इसकी दोहरी कार्यपालिका होती है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह संसदात्मक शासन की व्यवस्था है। दोहरी कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र की और वास्तविक यानी दोहरी कार्यपालिका ये संसदात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? तो वह है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के लिए द्विसदनवाद जो शासन प्रणाली है, द्विसदनवाद जो है वह संघात्मक व्यवस्था में यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में इसकी अनिवार्यता है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? निम्नलिखित सरकारों में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो लक्षण है संघीय व्यवस्था का। संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है दोहरा शासन, नाम मात्र और वास्तविक जो है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो वो है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करते। देखिए, भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है और अमेरिका में जो सरकार का स्वरूप है वह अध्यक्षात्मक है। तो संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। इस प्रकार मात्र औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता और भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन करने वाले प्रावधान अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची पर संघ द्वारा कानून बनाने की शक्ति जो है, यह एकात्मक विशेषता यानी एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान का। औपचारिक प्रधान के रूप में जो राष्ट्रपति है, यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी अमेरिका के जो व्यवस्था अपनाई गई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहाँ का उसकी विशेषता है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन ये नहीं करते। निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता है जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? वह है राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय एकात्मक शासन व्यवस्था की लक्षण नहीं है। देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता में स्थानीय स्वशासन का समन्वय जो है वह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था को उपयोगी माना जाता है। एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है। केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है और स्थानीय संस्थाओं में रक्त अभाव से पीड़ित है। तो विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? किसके द्वारा एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है स्ट्रॉन्ग के द्वारा। स्ट्रॉन्ग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि जो राज्य है वह एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित है, ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग। और देखिए फाइनर क्या कहते हैं? फाइनर एकात्मक राज्य को कहते हैं कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं उसके अधिकारी समझ क्षेत्र पर कानून सर्वशक्तिमान होता है। डायसी भी लोग भी। और केंद्रीय सत्ता के बारे में डायसी भी कहते हैं कि केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्व शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। तो एकात्मक राज्य की परिभाषा में एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है स्ट्रॉन्ग ने। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? संसदीय शासन का लक्षण नहीं है तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण यह संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, बल्कि किसका है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। हमारा आंसर डी होगा कि विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण यह संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित है और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी है जानी जाती है। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, किस नाम से जानी जाती है या किस शासन के रूप में जानी जाती है? तो वह एकात्मक शासन के रूप में या एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है, जहाँ जो समझ सत्ता है और जो समझ शक्ति है वह एक केंद्र में ही निहित होती है, जिसका प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी या सर्वोपरि होती है, वह एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्र की शक्ति में निहित होती है। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्र की शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डायसी का। यह कथन है डायसी का। डायसी ने अपनी प्रसिद्ध इनकी पुस्तक जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए यह कथन इन्होंने कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? वह है यूके। एकात्मक राज्य में सरकार की एक ही इकाई होती है जिसका क्षेत्राधिकार पूरा प्रदेश होता है। प्रदेश को छोटी छोटी सरकारी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये शक्तियाँ उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और यूके जो है वह एक एकात्मक राज्य है। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने किस पुस्तक में दी है? परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने किस पुस्तक में दी है? तो जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ, जो 1844 में नहीं है, देखिए 1848 में है। ये 1848 होगा यहाँ पे।
द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें इन्होंने परायेपन की संकल्पना दी है। परायेपन की संकल्पना इन्होंने द इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट में दी है। निम्न युगों में से कौन सा युग में जो है कि गलत है? तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है, जर्मनी में भी है, ये सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था तो देखिए इंग्लैंड में नहीं है, तो यह गलत है। संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं पाई जाती, इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा, हमें गलत का चयन करना था। और चीन में देखिए, चीन और फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। चीन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में ये नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहाँ। कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस। देखिए 1958 में फ्रांस के जो 5वें गणतंत्र का संविधान जो था, वह कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था की गई थी। 5वें गणतंत्र के संविधान की कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप करने के उद्देश्य से यह प्रेरित रहा था। इस संविधान में दो विरोधी सिद्धांत स्थायित्व और उत्तरदायित्व के मिलान का प्रत्यय किया गया है। स्थायित्व और उत्तरदायित्व, ये दो विरोधी जो प्रतिमान है, यहाँ फ्रांस में मिलान की बात की गई है। देखिए, उत्तरदायी सरकार कहाँ है? उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली में आती है। और स्थायित्व की बात कहाँ होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो ये दोनों क्या है? विरोधी हैं। और फ्रांस में इनका मेल किया गया, इसी कारण फ्रांस में जो है वहाँ अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। निम्नांकित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेणी का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा देश जो कि समूह, कौन से देश का कौन सा समूह है जो कि सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेणी उदाहरण है? तो वह है फ्रांस और फिनलैंड। फ्रांस और फिनलैंड में सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेणी का उदाहरण, शासन प्रणाली का उदाहरण, क्योंकि फ्रांस और यहाँ पे जो है सीमित अध्यक्षतावाद पाया जाता है। फ्रांस और फिनलैंड का समूह क्या है? सीमित अध्यक्षता का उदाहरण। तो ये फ्रांसीसी गणतंत्र जो है वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा शासित होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वह गणतंत्र से संबंधित नीतियों का नेतृत्व करता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है वह विदेश संबंधी नीतियों का नेतृत्व करता है। वहीं पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति के पास विदेश और घरेलू नीति थी, वे दोनों पर अधिकार उसका था, फिनलैंड का, और शक्तियाँ थी। लेकिन जो वर्ष 1991, 2000 और 2012 में किए गए संवैधानिक संशोधनों ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया था फिनलैंड में। तो सीमित अध्यक्षतावाद की श्रेणी वाले देश है फ्रांस और फिनलैंड। यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? यह कथन है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का कथन है किसी भी देश का संविधान वही है कि राजनीतिक प्रक्रिया के लिए वैध ढांचा प्रस्तुत करे। और जो CF स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने संविधान के लक्ष्य स्वीकार करते हुए कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। और आज का हमारा यहाँ आखिरी प्रश्न है कि संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। यह कथन है जेलिनेक का। एक अच्छे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जेलिनेक कहते हैं कि संविधान विहीन राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। सो फ्रेंड्स, आज अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और एकात्मक संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अगले दिन हम लोग देखेंगे संविधानवाद बनाम संघवाद से संबंधित प्रश्नों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।